नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करते हैं। एक बात आप लोग को बता दूं कि इससे पहले झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जीके जीएस का 9 सेट और सामान्य ज्ञान का 10 सेट और झारखंड जीके जीएस का 2 सेट चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो का पीडीएफ जो है आपको झार शिक्षा टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया है। तो आप लोग उन वीडियोस को देखिए और टेलीग्राम से उन सब का पीडीएफ प्राप्त करके फिर उसको रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको जब प्रश्न आए तो आपको सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा जो है यह तुर्की चगताई भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तो तुर्की चगताई भाषा में बाबरनामा लिखी गई थी। बाबरनामा जो है मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है, जिसे उसने मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची जो है यह मान्यता प्राप्त भाषाएं यानी कि लैंग्वेज से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाएं सूचीबद्ध की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो दक्कन ट्रैप जो है यह मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रैप लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बना है, जो काली मिट्टी यानी रेगुर का स्रोत है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेपो दर के बढ़ने का क्या परिणाम होता है? जब रेपो दर बढ़ता है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। यानी कि रेपो दर जब बढ़ाया जाता है तो बैंकों को उधार लेना महंगा हो जाता है। रेपो दर बढ़ने से वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे अपनी ऋण दरें बढ़ाते हैं और बाजार में मुद्रा की आपूर्ति तरलता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह पटना में स्थित है। यह भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है, जो पटना बिहार में स्थित है और यहाँ इस्लामी पांडुलिपियों का एक दुर्लभ संग्रह है। अगला प्रश्न है, जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है? तो जैविक आवर्धन का अर्थ है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि। क्या है? तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि। जैविक आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विषाक्त पदार्थ जैसे डीडीटी खाद्य पदार्थों या खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर से उच्च स्तर तक बढ़ते हुए जीवों के ऊतकों में उच्च सांद्रता में जमा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में 2025 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर वैश्विक नियामक ढांचा जारी किया है? तो G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं ने एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नियामक ढांचा जारी किया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में अष्टाध्यायी का संबंध किससे था? तो अष्टाध्यायी जो था एक संस्कृत व्याकरण था। क्या था? एक संस्कृत व्याकरण था। अष्टाध्यायी
पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये सिटीजनशिप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लू किस प्रकार की हवा का उदाहरण है? जो लू है ये स्थानीय हवा का उदाहरण, किसका? तो स्थानीय हवा का उदाहरण है। लू ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएं क्या है? तो उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में चलने वाली गर्म और शुष्क क्या है? स्थानीय हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित कहा जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 को महालनोबिस मॉडल पर आधारित कहा जाता है। महालनोबिस मॉडल योजना जो थी वह भारी उद्योग और त्वरित औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। किस पर थी? तो भारी उद्योग और त्वरित औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील जो है यह रूस में स्थित है। बैकाल झील जो है आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और सबसे गहरी झील है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। जो बैकाल झील है वह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ विकास तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत हुई? तो CDM की शुरुआत जो हुई वह क्योटो प्रोटोकॉल के साथ हुई। स्वच्छ विकास तंत्र क्योटो प्रोटोकॉल की एक मुख्य विशेषता है जो विकसित देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, 2024 में फ्रांसीसी सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डी ला लेगियन डी होनूर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान जो है किरण नादर को दिया गया। किसको? तो किरण नादर को। कला संग्रहकर्ता और परोपकारी किरण नादर को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2024 में यह फ्रांसीसी सम्मान मिला। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी या स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संविधान में शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार के रूप में कब शामिल किया गया? तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो हालिया खोज के अनुसार सैटर्न यानी शनि के पास अब सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह लगभग 146, जिनमें से 62 की पुष्टि 2023 में हुई, जिसने बृहस्पति यानी 95 को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी ओपन
अनएम्प्लॉयमेंट का क्या अर्थ है? तो खुली बेरोजगारी का अर्थ है लोग काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिलता। क्या है? तो लोग काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिलता, इसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जहां व्यक्ति काम करने योग्य और इच्छुक है लेकिन प्रचलित मजदूरी दर पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव या हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव दिसंबर में नागालैंड की जनजातियों द्वारा उनकी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जो था वह ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। क्या था? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का उद्देश्य जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC के नाम से जाना जाता है, जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर मतभेदों के बाद एक वामपंथी गुट के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को निलंबित यानी सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित यानी सस्पेंड करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। हालांकि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि यानी लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। पंजाब नाम फारसी के पंज यानी 5 और आब यानी पानी या नदी शब्द से बना है। ये 5 नदियां हैं, सतलज है, ब्यास है, राबी है, चिनाब है और झेलम है। कौन कौन है? तो सतलज है, ब्यास है, राबी है, चिनाब है और झेलम है। अगला प्रश्न है, काला धन ब्लैक मनी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? तो काला धन जो है यह करों की चोरी और असमानता को बढ़ावा देता है। किसको? तो करों की चोरी और असमानता को बढ़ावा देता है। काला धन वह आय है जिस पर कर नहीं दिया जाता। क्या? कर नहीं दिया जाता, जिसके कारण करों की चोरी होती है और यह आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक CB रमन थे। कौन? तो CB रमन थे। भौतिक विज्ञानी CB रमन को 1954 में S राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करने वाला UNFCCC का मुख्यालय बॉन जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने हाल ही में कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए एक सफल परीक्षण किया है? तो IIT कानपुर ने यह सफल परीक्षण किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग के लिए दिल्ली सरकार के सहयोग से एक प्रायोगिक परीक्षण जो है वह किया। अगला प्रश्न है त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न का जो संबंध है यह जैन धर्म से है। किससे? तो जैन धर्म से है। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र शामिल है, जो जैन धर्म की केंद्रीय शिक्षा है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार यानी फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार है, जिसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है? तो डिगबोई जो है वो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। डिगबोई असम भारत का सबसे पुराना और एशिया का पहला तेल क्षेत्र है, जिसे 1901 में परिचालन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कोर सेक्टर में मुख्य रूप से कितने उद्योग हैं? तो कोर सेक्टर में मुख्य रूप से 8 उद्योग जो हैं वो आते हैं। और ये 8 उद्योग कौन कौन है? तो पहला कोयला है, दूसरा कच्चा तेल है, तीसरा प्राकृतिक गैस है, चौथा रिफाइनरी उत्पाद है, पांचवा उर्वरक है, छठा सीमेंट है, इस्पात है, फिर सातवां सीमेंट है और आठवां जो है वह बिजली सेक्टर है। यानी कि अर्थव्यवस्था के जो है ये मुख्य 8 उद्योग जो हैं वो कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लैक कार्बन किसका एक रूप है? तो ब्लैक कार्बन जो है यह कणिका पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेटेड मैटर का एक रूप है। ब्लैक कार्बन जिसे कालिख या अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाला कणिका पदार्थ PM2.5 का एक घटक है। ब्लैक कार्बन जो है यह PM2.5 का एक घटक है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में यानी कि 2025 सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाया है? तो बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाया है। महिलाओं के लिए ये जो आरक्षण है वो 35% तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है सती प्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून पारित किया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेसिड्यूरी पावर्स किसे सौंपी गई है? तो रेसिड्यूरी पावर्स जो है यह संसद को सौंपी गई है। वे विषय जो तीनों सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उनकी विधायी शक्ति यानी अवशिष्ट शक्तियां जो है वह संसद के पास है। और ये अवशिष्ट शक्तियों का जो मॉडल है यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रेरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है गरीबी का दुष्चक्र विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा किसने दी थी? तो गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा जो है रागनर नरकसे ने दी थी। किसने? तो रागनर नरकसे ने दी थी। यह अवधारणा अर्थशास्त्री रागनर नरकसे द्वारा दी गई थी,
जो बताती है कि गरीबी स्वयं ही गरीबी का कारण और परिणाम है। गरीबी जो है वह स्वयं ही गरीबी का कारण और परिणाम है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन दिवस पर 29 अगस्त को यह राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संस्था किस से संबंधित है? तो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल संस्था जो है यह पक्षी संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को जब भी चैनल पे वीडियो डाला जाएगा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आप लोग के लिए जितने भी वीडियो चैनल पे डाला जा रहा है उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट को देखिए, आपका एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। और आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे दिया गया है। वहां से आप लोग लिंक से डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन होके इस वीडियो का आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा के दिनों में रिवीजन करने में आपको काफी मदद मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।